नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। मैं आप सभी मेरे का प्यारे दोस्त दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त आनंद यादव। तो देखिए, मैं पहली जो वीडियो इसके पहले मैं बनाया था, इसका पहला पार्ट, उसमें ग्रामर जितना भी है, प्रत्याहार, उच्चारण, स्थान, संधि, शब्द रूप, धातु रूप, समास, विभक्ति, धातु प्रत्यय, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं मैं इनको आपको अच्छे से बता दिया हूँ। अगर उसमें से कोई टॉपिक छूट जाती है तो मैं उसे वीडियो बना करके आपको समझा दूँगा। तो आप इसके पहला वाला जो पार्ट है उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो मैं इस पार्ट में आपको खंड खास से समझाऊंगा किस तरह से आपके प्रश्न आएंगे परीक्षा में। खंड खास से देखिए, पहला प्रश्न तो आपको आएगा गद्यांश। गद्यांश यानी जो शुरुआत का कहानी वाला पार्ट है, यानी आप समझ सकते हैं जैसे कवि कुल गुरु कालिदासा वाला जो लेसन है उसे आप गद्यांश बोल सकते हैं। उससे कोई 4 से 5 लाइन का पैराग्राफ आपको दे देगा, उसी को बोलते हैं गद्यांश। फिर इसके बाद उसी का संदर्भ सहित व्याख्या करना रहेगा। अगर आप सभी लेसन को अच्छे से पढ़े होंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि कौन सा कौन सा पार्ट किस लेसन से लिया गया है। अगर आप लेसन पढ़े होंगे तो पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप संदर्भ जो बोला है यानी संदर्भ सहित, तो संदर्भ आप लिखने में सक्षम होंगे। जैसे मान लीजिए कवि कुलगुरु कालिदासा से अगर आपको आ गया संदर्भ, कोई पैराग्राफ दे दिया है यानी गद्यांश दे दिया है, उसका संदर्भ लिखना है। और व्याख्या से यहाँ से तात्पर्य है अनुवाद करना है। तो संदर्भ दिया है तो मान लीजिए आपको लेसन का नाम पता है कवि कुलगुरु कालिदासा, तो आप कहेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के कवि कुल गुरु कालिदासा नामक पाठ से अवतरित है। केवल इसमें इतना ही लिखना है। तो ये तो हो जाएगा आपका अवतरित है अर्थात लिया गया है। संदर्भ ये आपका हो गया। फिर उसी का अनुवाद आपको करना आना चाहिए। उसी का अनुवाद अगर आप कर लेते हैं तो आपको इससे 7 अंक प्राप्त हो जाएंगे, 7 अंक। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपको किस तरह से आएगा। दूसरा प्रश्न आपको बोलेगा सारांश के लिए। अगर आप ये जो गद्यांश वाला पार्ट है यानी जो भी कहानी वाला पार्ट है, जैसे कवि कुलगुरु कालिदासा हो गया, इस तरह से नैतिक मूल्यानि संस्कृत भाषाया महत्वम, ये जो लेसन है अगर आप इनको अच्छे से पढ़े होंगे तब तो सारांश लिखने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। सारांश के लिए 4 अंक का आता है। तो मैं बता देता हूँ जो महत्वपूर्ण है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो जो जो महत्वपूर्ण है मैं उनको बता देता हूँ कि इनका सारांश आप याद कर लीजिएगा। कवि कुलगुरु कालिदासा का सारांश आप याद कर लेंगे, और नैतिक मूल्यानि का, लोकमान्य तिलक का, और संस्कृत भाषाया गौरवम, इसका याद कर लीजिएगा। 4 5 हैं इनका। अगर आप सारांश याद कर लेते हैं तो 4 अंक आपको मिल जाएंगे। अब देखिए पद्यांश। पद्यांश यानी जो भी श्लोक वाला पार्ट है, जैसे सूक्ति उक्ति वाला जो जो भी रहता है, जो जिसमें श्लोक लोक रहता है, जैसे लक्ष्य वेद परीक्षा हो गया, विद्यार्थी चर्या हो गया, सूक्ति सुधा हो गया। तो इससे जो भी आते हैं प्रश्न, उसमें पहला प्रश्न रहता है पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या। व्याख्या यानी अनुवाद करना है। तो इसमें भी आपको पता रहना चाहिए कि जो भी श्लोक या जो भी पैराग्राफ आपको पद्यांश वाला देगा, इसमें किस लेसन से वो आया है। अगर आपको ये पता रहेगा तो आप ये जान पाएंगे कि उसका संदर्भ किस तरह से लिखना है। मान लीजिए लक्ष्य भेद परीक्षा से कोई आ गया तो आप इसका संदर्भ यही लिखेंगे, यानी संदर्भ लिखेंगे पहले हेडिंग डाल करके कि प्रस्तुत पद्यांश। ऊपर वाले में गद्यांश बोलना था लेकिन इसमें पद्यांश बोलेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के लक्ष्य वेद परीक्षा नामक पाठ से अवतरित है। ये आपका संदर्भ हो गया। फिर इसके बाद इसका आपको अनुवाद करना रहेगा जो भी इसमें से श्लोक आएगा। अगली चीज़ है सूक्ति। आपको अगर देखिए ये जो गद्यांश संदर्भ सहित अनुवाद था, इसमें आपको अगर ये जो लेसन है, जो भी कवि कुलगुरु कालिदासा, नैतिक मूल्यानि, लोकमान्य तिलक, ये अच्छे से आप लोग पढ़े रहेंगे तो सारांश भी आप दे पाएंगे और ससंदर्भ सहित व्याख्या भी कर पाएंगे, अनुवाद भी कर पाएंगे। और पद्यांश में देखिए अगर आपको लक्ष्य वेद परीक्षा, विद्यार्थी चर्या, सूक्ति सुधा, ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छे से आती हैं तो केवल इन्हीं से लक्ष्य वेद का कोई श्लोक रहेगा, उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी उसमें से थोड़ा सा एक लाइन काट करके उसे सूक्ति बना करके आपको दे देगा, और उसी सूक्ति का अर्थ आपको यानी व्याख्यायित करना रहेगा। व्याख्या के रूप में उसे लिखना रहेगा, केवल उसका अर्थ अगर आपको अर्थ आता है तो सूक्ति आप इन्हीं में से केवल पढ़ लेंगे।
लक्ष्यभेद परीक्षा, विद्यार्थीचर्या, सूक्ति सुधा। अगर इन लेसनों का आपको अर्थ आता है तो आप सूक्ति का भी अर्थ देने में समर्थ होंगे, तो इससे आपको मिल जाएंगे 3 नंबर। संस्कृतार्थ क्या होता है? संस्कृतार्थ भी इसी में से आएगा, जो लक्ष्यभेद परीक्षा है, विद्यार्थीचर्या है, सूक्ति सुधा है, तो यानी ये जो पद्य वाला पार्ट है इसी में से आपको सूक्ति लिखने के लिए भी बोलेगा और इसी में से संस्कृतार्थ भी आएगा। तो आप संस्कृतार्थ का मतलब यही होता है कि उसका संस्कृत में अर्थ आपको लिखना रहेगा। अगर आप इन तीनों लेसन के संस्कृतार्थ मतलब लगभग 20 आप प्रैक्टिस कर लेंगे या उतना समय नहीं है तो 5 से 10 जो इम्पोर्टेंट आपको लग रहे हैं उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा संस्कृतार्थ में, मतलब उसका अर्थ संस्कृत में लिखना, तो इससे आपको 5 अंक मिलेंगे। चरित्र चित्रण, चरित्र चित्रण में किसका किसका आपको पढ़ना है ये भी बता देते हैं हम। और प्रश्न, ये जो चरित्र चित्रण है इसमें आपको देखिए किनका किनका चरित्र चित्रण याद रखना है। चरित्र चित्रण से 4 नंबर का प्रश्न आता है, तो रंभा का, विनय का, रामानाथ का, संगचूड़ और जीमूतवाहन, इनमें से आप एक रामानाथ जो है इसका छोड़ भी सकते हैं, नहीं तो आपको इन पाँचों का आपको याद करना है जिससे आपको परीक्षा में प्रश्न आएंगे। रंभा का या विनय का, मतलब इन 5 में से कोई भी आपको दे देगा उसका चरित्र चित्रण करने के लिए, तो आप इनका चरित्र चित्रण तैयार कर लीजिएगा। प्रश्नोत्तर जो होगा वो इसी जो नाटक कॉमेडी के ये सब भाग हैं, नाटक कॉमेडी में जो भी नाटक हैं उनमें रंभा है, विनय है, रमानाथ है, संगचूड़ है, जीमूतवाहन है, तो यानी नाटक कॉमेडी अगर आपकी अच्छे से तैयार है तो उसी से आप इनका चरित्र चित्रण भी कर पाएंगे और प्रश्नोत्तर भी उसी से कर पाएंगे अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो। अब देखिए अगली चीज़ जो बचती है मैं उसे आपको समझा देता हूँ। संस्कृत के व्याकरण में एक पार्ट आपका छूट गया था वाच्य परिवर्तन वाला, तो मैं उसे समझा देता हूँ। वाच्य परिवर्तन क्या होता है? देखिए वाच्य परिवर्तन, वाच्य किसे कहते हैं? किसी भी बात को कहने का ढंग वाच्य परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि आप इंग्लिश में पढ़े होंगे, वॉइस पढ़े होंगे, तो वॉइस मतलब ही वाच्य होता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो उसी तरह से संस्कृत में भी होता है वाच्य, वाच्य परिवर्तन करने के लिए आता है। तो देखिए वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में देखिए कर्ता प्रधान होता है और कर्ता के अनुसार ही पुरुष, वचन और क्रिया होती है, ठीक। और कर्मवाच्य में देखिए इसे बोलने से ही पता चल रहा है, कर्तृवाच्य यानी इसमें कर्ता प्रधान होगा, कर्मवाच्य यानी इसमें कर्म प्रधान होगा। कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, तो ये मैं आपको बता दूं, और क्रिया किसे कहते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, तो अगर मैं प्रश्न करूँगा कौन किताब पढ़ता है, तो कौन किताब पढ़ता है, तो जो आपको उत्तर मिलेगा यानी वह किताब पढ़ता है। तो कौन से प्रश्न करेंगे तो आपको कर्ता मिल जाएगा। क्या किसे किसको से किताब, मतलब क्या किसे किसको से प्रश्न करेंगे तो आपको कर्म प्राप्त होगा। जैसे वह किताब पढ़ता है तो वह क्या पढ़ता है, तो भी किताब मिलेगा। वह किसे पढ़ता है तो भी किताब मिलेगा, और वह किसको पढ़ता है तो भी किताब ही आंसर में मिलेगा। तो यानी क्या किसे किसको से प्रश्न करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो रहेगा, जो भी आपको आंसर मिलेगा। तो कौन से प्रश्न करेंगे उस वाक्य में तो कर्ता मिलेगा, क्या किसे किसको से प्रश्न करेंगे तो कर्म मिलेगा। तो ये जो वह किताब पढ़ता है, तो इसमें जो वह है ये कर्ता है और जो किताब है ये कर्म है, और पढ़ना, लिखना, जाना, सोना, खाना, पीना ये सब जो है इसे बोलते हैं क्रिया, जिसे आप संस्कृत में धातु समझते हैं। और भाववाच्य क्या होता है? भाववाच्य में क्रिया प्रधान होती है और इसमें कर्म नहीं होता है। तो कर्म को पहचानने के लिए मैं बता दिया कि उसमें आप प्रश्न करेंगे क्या किसे किसको से, अगर जवाब नहीं मिलता है तो यानी उसमें कर्म नहीं है। अगर मैं बोलूँ राम पढ़ता है तो कोई बोलेगा राम किसे पढ़ता है, तो आंसर नहीं मिल रहा तो यानी इसमें कर्म नहीं है। तो आपको प्रश्न तो इस तरह से देगा, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करना, या तो दूसरी तरह से घुमा देगा, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन करना। अगर आप कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित करना जान गए तो आप 2 नंबर यहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। पहला काम आपको करना है कर्ता को तृतीया विभक्ति में परिवर्तित करना,
कर्ता को, यानी कोई नाम हो या वह हो, लड़की के लिए हो या लड़का के लिए हो, या फिर तुम हो, मैं हो, तो ये सारी चीज़ें कर्ता हैं। तो कर्ता के लिए कर्ता को पहला काम करना है कि उसे तृतीया विभक्ति में बदलना है। कर्म को प्रथमा विभक्ति में करना है। जब आप कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलेंगे तब कर्ता को तृतीया विभक्ति में करना है, कर्म को प्रथमा विभक्ति में करना है, और क्रिया यानी जो मूल धातु है उसमें यत जोड़ना है। मूल धातु में यते जोड़ना है, यते। अब आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई। कर्ता को तृतीया विभक्ति में करना है, कर्म को प्रथमा विभक्ति में करना है, और क्रिया जो है, क्रिया की जो मूल धातु रहेगी उसमें यते आपको जोड़ना है। अब आइए देखिए, हम उदाहरण से समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे दिया है रामः वेदम पठति। रामः वेदम पठति, तो देखिए यहाँ पर जो रामः है, ये रामः को आप अगर तृतीया विभक्ति में बदलेंगे तो बालक की तरह से इसका रूप चलेगा बालकेण, बालकेन, तो इसका राम का रामेण हो जाएगा। री र सा के साथ वो जो ना है वो डा में परिवर्तित हो जाता है, तो यहाँ पर रामेण नहीं होगा, रामेण हो जाएगा। तो राम का तृतीया में रामेण हो गया, और रामेण वेदम जो है ये द्वितीया विभक्ति में आ जाएगा, तो इसे प्रथमा विभक्ति में करना है। तो रामेण वेदः, और जो भी पठ धातु था तो पठ धातु में यते जोड़ना है। तो ये हो गया रामेण वेदः पठ्यते। फिर उसी तरह से बालकः चंद्रम पश्यति, तो बालकः चंद्रम पश्यति में बालकेन हो जाएगा तृतीय विभक्ति में। फिर ये जो है कर्म यानी चंद्र, तो इसे प्रथमा विभक्ति में करना है, तो चंद्रम का चंद्र हो जाएगा। और पश्यति का मूल धातु जो है वो होता है दृश्य, दृश्य धातु, तो दृश्य में यते जुड़ जाएगा, यते, तो बालकेन चंद्र दृश्यते। अगला है रामः पत्रम लिखति। रामः पत्रम लिखति, तो ये हो जाएगा रामेण। देखिए इसमें पत्रम पत्रे पत्राणि इस तरह से नपुंसक के हिसाब से चलता है, तो अगर आप नपुंसक के हिसाब से चलाएंगे इसका रूप, तो इसमें प्रथमा में भी पत्रम पत्रे पत्राणि, और उस ऊपर वाला जो वेदम है उसमें भी हो सकता है वेदम वेदे वेदाणी, अगर आप नपुंसक के हिसाब से चलाएंगे तो यहाँ पर आपको पत्रम ध्यान रखना है कि पत्रम पत्रे पत्राणि, तो यहाँ पर वही रहेगा, ये भी प्रथमा विभक्ति में है। तो रामः का रामेण हो जाएगा, पत्रम का पत्रम ही रहेगा, और लिखति में यते जोड़ना है, लिख्यते हो जाएगा। उसी तरह से अगला आ गया है अहम पुस्तकम पठामि। तो अहम का आप जब रूप पढ़ेंगे अस्मद रूप, अहम आवाम वयम, इसी तरह से आप पढ़ेंगे तो आप ध्यान देंगे कि तृतीया विभक्ति में आपको मया, मया रूप पढ़ना होगा। तृतीया विभक्ति में जो एक वचन रहेगा वो होगा मया, अहम का। तो अहम बदल गया मया में, पुस्तकम का पुस्तकम ही रहेगा, पठामी का पठ्यते हो गया। तो इसी तरह से प्रश्न आएगा, आपको उसमें कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित करना होगा। तो आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप सीख जाएंगे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित करना। सीरीज की सहायता से थोड़ा हेल्प लेकर के प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आ जाएगा ये। देखिए संस्कृत के अनुवाद से आपको 6 अंक का प्रश्न आता है। तो संस्कृत के अनुवाद में से आपको यहाँ से आपको संस्कृत का अनुवाद के लिए मैं थोड़ा सा समय लेकर के आपको समझा देता हूँ कि संस्कृत अनुवाद से किस तरह से प्रश्न आ सकता है और आपको किस तरह से करना है। मैं वाइट बोर्ड पर इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वहाँ कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए नहीं पढ़ा पा रहा हूँ वहाँ पर। तो संस्कृत अनुवाद के लिए पहली चीज़ आपको ये जानना पड़ेगा कि पुरुष क्या होता है। तो संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं आता है, और मध्यम पुरुष में तुम आता है, प्रथम पुरुष में कोई नाम हो गया या वह हो गया। तो उत्तम पुरुष से जो भी करता रहेगा या तो वो इस तरह से देगा मैं, तो मैं की संस्कृत आपको लिखना है अहम। जब भी मैं बोले तो आपको अहम लिखना है। और उत्तम पुरुष में क्या आ सकता है, हम दोनों आ सकता है, हम सब आ सकता है। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि उत्तम पुरुष का जो करता है मैं, हम दोनों, हम सब। ये देखिए जो मैं है ये एक वचन में रहेगा, जो हम दोनों है ये 2 वचन में रहेगा।
और जो हम सब है वो बहुवचन में रहेगा। मैं का मतलब जहाँ पर एक वचन, अगर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आप समझेंगे तो एक वचन जो होता है जिसमें एक संख्या का बोध हो, और द्विवचन में दो संख्या का बोध हो, बहुवचन में तीन संख्या मतलब कि दो से अधिक संख्याओं का बोध हो। तो ये संस्कृत है, इसमें तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो एक वचन में देखिए कौन कौन सी करता है। उत्तम पुरुष में मैं एक वचन है, मध्यम पुरुष में तुम एक वचन है, प्रथम पुरुष में वह एक वचन है। लेकिन इसमें आपको तीनों वचन याद रहना चाहिए और कौन कौन सा पुरुष में कौन कर्ता होता है। यानी उत्तम पुरुष में मैं कर्ता होता है, हम दोनों, हम सब। इसकी संस्कृत क्या होगी? मैं की संस्कृत होगी अहम। जब भी कोई बोले, जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, तो मैं की जो इंग्लिश होगी उसमें होगी अहम। या अगर बोल रहा है हम दोनों विद्यालय जाते हैं, सॉरी, मैं अगर रहेगा तो उससे उसकी संस्कृत जब आप ध्यान देंगे तो उसमें आपको अहम लिखना है। मैं विद्यालय जाता हूँ तो अहम वहाँ पर मैं की जगह पर हो जाएगा। अगर बोलता है हम दोनों विद्यालय जाते हैं तो वहाँ पर आवाम आपको उसकी संस्कृत लिखना है। अगर हम सब बोल रहा है तो आपको उसकी संस्कृत, हम सब की संस्कृत वयम लिखना है। अब मध्यम पुरुष की बात कर लें, जब भी आता है तुम दोनों, तुम सब, तो तुम की संस्कृत आपको त्वम लिखना है और तुम दोनों की संस्कृति युवाम लिखना है। अगर तुम सब आता है तो आपको यूयम लिखना है। अगर प्रथम पुरुष में आप ध्यान दीजिए, वह, वे दोनों, वे सब या वे, इस तरह से अगर आता है तो जो ये प्रथम पुरुष का वह अगर आएगा पुरुष के लिए, तो पुरुष के लिए आपको सह लिखना होगा। जैसे वह विद्यालय जाता है, तो यहाँ पर पुरुष का बोध हो रहा है। अगर बोलता वह विद्यालय जाती है तो यहाँ पर वह के लिए सा लगता, अगर पुरुष है तो सह लगता। वे दोनों अगर पुरुष है तो तव लगता, अगर स्त्री है तो ते लगता। वे सब या वे के लिए अगर पुरुष है तो ते लगता, अगर स्त्री है तो ता लगता। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो यहाँ पर सब्जेक्ट हैं जिसे कर्ता आप समझ सकते हैं, मैं, तुम, वह, हम दोनों, तुम दोनों, वे दोनों, हम सब, तुम सब, वे सब, इसका आपको संस्कृत आ गया। यानी जो भी आएगा उसका संस्कृत आप बना लेंगे। अब अगली चीज़ आती है धातु रूप। धातु रूप में मैं आपको समझाया था, इसके जो पहली वीडियो थी उसमें मैं बताया था लकार कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से लकार का क्या मतलब है। तो लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल, लृट लकार का मतलब होता है भविष्य काल, और लंग लकार का मतलब होता है पास्ट जिसे आप बोलते हैं यानी भूतकाल, और विधिलिंग लकार में चाहिए के अर्थ में होता है। और एक बचता है लोट लकार। लोट लकार में कोई आज्ञार्थक चीज़ें रहती हैं तो वो लोट लकार में आती हैं। तो यहाँ पर अगर आपको पांचों लकार की कोई एक आपको धातु याद है तब ही आप इनका संस्कृत बना पाएंगे। जैसे मान लीजिए पठ धातु है, पठ धातु का आपको पूरा याद है, पांचों लकारों में उसका रूप याद है, तो जब भी आप पढ़ते होंगे शब्द रूप तो इस तरह से आपको दिया रहता होगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, फिर उसके बाद एक वचन, इधर ऊपर द्विवचन, बहुवचन। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, यहाँ पर क्या तात्पर्य है? प्रथम पुरुष का जो भी कर्ता होगा, प्रथम पुरुष का जो भी कर्ता होगा, यहाँ पर मैं आपको बता दिया प्रथम पुरुष का कौन सा कर्ता है, वह, वे दोनों, वे सब। मध्यम पुरुष का कौन सा कर्ता है, तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम पुरुष का मैं, हम दोनों और हम सब। तो यहाँ पर कर्ता से तात्पर्य, यानी आपको एक बात ध्यान रखना है कि जिस पुरुष का कर्ता होगा उसी पुरुष की क्रिया भी होगी। क्रिया यानी धातु। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको कोई भी मतलब कि हिंदी से संस्कृत में किसी का भी करना है, कन्वर्ट बदलना है, तो मान लीजिए अगर दे दिया है कि मैं विद्यालय जाता हूँ, तो मैं तो आता है उत्तम पुरुष में, तो ये जो नीचे का तीन है, पठामी, पठावा, पठामा, अगर आपको देता है पठामी तो यानी मैं अगर रहेगा मैं विद्यालय जाता हूँ या मैं पढ़ता हूँ, अगर आपको दे रहा है मैं पढ़ता हूँ, ठीक, मैं पढ़ता हूँ ये है, तो मैं का तो मैं आपको बता दिया कि मैं का होगा अहम, और मैं का अहम होगा, और मुझे पता है कि मैं जो है वो एक वचन में है। तो यहाँ पर आपको मैं पढ़ता हूँ तो अहम पठामी,
ये जो हूँ वाला पार्ट है आप यहाँ से पता कर पाएंगे कि कौन से लकार में है। तो ये जो मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ ये लट लकार में यानी वर्तमान काल में है। मैं पढ़ता हूँ तो अहम पठामि, तुम पढ़ते हो तो त्वम पठसि यानी तुम जो है ये मध्यम पुरुष में आता है। तो मध्यम पुरुष में अगर एक वचन का करता है तो एक वचन लगेगा। अगर आपको इस तरह से बोलता कि तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो अगर आपको बोलता तो आप लिखते तुम दोनों का क्या होता, त्वम युवाम, तो युवाम पठथः। मध्यम पुरुष में देखिए द्विवचन पठथा है, तो तुम दोनों पढ़ते हो, त्वम युवाम यूयम इस तरह से चलता है तो युवाम होगा दोनों के लिए, तुम दोनों के लिए, और पठथा इस तरह से हो जाएगा इसका। अगर आपको बोलता है वह पढ़ता है, वह पढ़ता है तो सह पठती। अगर स्त्री के लिए है वह पढ़ती है तो सा पठती। तो प्रथम पुरुष का जो भी कर्ता रहेगा जिस वचन में रहेगा उसी पुरुष का वही मतलब कि क्रिया लगेगी यानी धातु। प्रथम पुरुष में जो भी कर्ता आते हैं वो केवल ये जो पहली लाइन है इन्हीं का क्रिया जो है वो उसमें लगेगा। अगर एक वचन में है तो पठती लगेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पर प्रथम पुरुष में अगर एक वचन है यानी सह है तो आप पठती लगाएंगे। अगर तऊ है, तऊ मतलब वे दोनों, तो यहाँ पर आप पठता लगाएंगे। अगर वे सब है यानी ते है, सह तऊ ते, तो आप बहुवचन की क्रिया लगाएंगे। मध्यम पुरुष की बात की जाए तुम दोनों तुम सब, तो इस तरह से आप देख पाएंगे तुम दोनों तुम सब, पठसी पठता पठत, मैं हम दोनों हम सब, पठामी पठावा पठामा। तो इस तरह से आपको क्रिया को ध्यान में रखना है। तो यही देखिए बेसिक स्ट्रक्चर है इन सारी चीज़ों को संस्कृत के अनुवाद का। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं पांचों लकारों में याद करके उन सभी से प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर दे दिया है मैं पढ़ता हूँ, तो मैं पढ़ता हूँ अगर आपको याद है तो अहम पठामी, तुम पढ़ते हो, त्वम पठसी वह पढ़ता है, सह पठती। अब आप इसमें ध्यान दे पा रहे होंगे कि मैं पढ़ता हूँ जो है इसमें मैं के साथ देखिए पढ़ता हूँ तो अहम लगा है, तो अहम किस में आता है, उत्तम पुरुष में आता है। तो उत्तम पुरुष की देखिए वहाँ पर क्रिया लगी है पठामी। तुम पढ़ते हो ये मध्यम पुरुष में तुम आता है, तो ये देखिए मध्यम पुरुष की ही क्रिया लगी है पठसी, त्वम पठसी। वह पढ़ता है तो सह पठती, वह जो है ये प्रथम पुरुष का है तो उसके साथ देखिए प्रथम पुरुष की ही क्रिया लगी है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। और कारक वाला भी इसमें जोड़ने के लिए आता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना होगा कि वृक्ष से, मैं आपको पिछली वीडियो में कारक चिन्ह बताया था या विभक्ति चिन्ह बताया था, तो वहाँ पर कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में इस तरह से संबंध का के अधिकरण में पेपर जो आपको मैं समझाया था वहाँ पर आप ध्यान देंगे। तो विभक्ति बताया था, विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह आपको बताया था और कारक बताया था। इन तीनों को कंबाइंड करके मैं आपको समझा दिया था कि किस तरह से आएगा, तो आप बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें तो रही संस्कृत अनुवाद के लिए, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जाननी आवश्यक हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपको निबंध में से क्या क्या आएगा। निबंध से देखिए आपको 8 अंक मिलते हैं, यानी 8 यहाँ से आप नंबर प्राप्त कर सकते हैं। निबंध में आपको क्या क्या पढ़ना है ये मैं बता दे रहा हूँ। अस्माकं विद्यालयः, परोपकारः और विद्या, अनुशासनम, पर्यावरणम। तो इनको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, केवल एक एक निबंध का कोई निबंध आपको लिखना रहेगा, इनमें से आपको सभी याद करना है। तो इन सभी में से कोई एक आ जाएगा। तो 8 लाइन का अगर आपको याद है कोई भी, यानी 8 लाइन आपको लिखना पड़ेगा। अस्माकं विद्यालय है तो अपने विद्यालय के बारे में कोई 8 वाक्य आपको संस्कृत में लिखना होगा। तो यहाँ से आपको 8 अंक मिलेंगे। और अगली चीज़ वाक्य प्रयोग रहेगा। वाक्य प्रयोग जो है ये भी 4 अंक का आता है। वाक्य प्रयोग में मान लीजिए आपको कोई वाक्य प्रयोग अगर नहीं भी आ रहा है तो
आपका जो संस्कृत का पेपर है वो पूरा संस्कृत में ही रहेगा, उसमें से आप कहीं से हेल्प ले सकते हैं। यानी जो भी वाक्य प्रयोग में आपको मान लीजिए दे दिया सह, अगर आपको सह दे दिया तो कहीं ना कहीं आपको आपके उस संस्कृत वाले पेपर में सह तो ज़रूर ही मिल जाएगा। तो जो संस्कृत का पेपर है वो पूरा संस्कृत में ही रहेगा, तो वाक्य प्रयोग में से आप उसमें से ढूंढ सकते हैं, 2-3 मिल भी जाएंगे। वरना आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वाक्य प्रयोग तो इसमें आ जाएगा। अगर आप अच्छे से ये जो संस्कृत में बदलना होता है, जैसे ट्रांसलेशन होता है हिंदी का इंग्लिश में, तो उसी तरह से हिंदी का संस्कृत में भी होता है। तो अगर आपको वो अच्छे से आता है तो आप वाक्य प्रयोग भी अच्छे से जान जाएंगे।